Thank you. We move ahead with our most talked about guest, Ravi Singh Chaudhary ji. He has about 5 books on Rishi intelligence, Chanakya intelligence to his credit. Thank you so much, ma'am, for such a beautiful introduction. मेरा जो सेशन है वो सर के सेशन से आगे जाता है क्योंकि उन्होंने यूके की बॉटलियन लाइब्रेरी का नाम लिया। तो एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो 20 साल पहले आई भारत, उसका नाम है वृक्षायुर्वेद। नाउ वृक्षायुर्वेद इज प्लांट लाइफ साइंसेस, पौधे की बीमारी की बात करना। ये पहला स्लाइड आईकेएस के ऊपर है, भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, पॉइंट है, वो है टाइम। अभी बहुत कुछ लगेगा कि हम इतनी पुरानी बात क्यों करते हैं, मतलब पीछे जाने पे तो चीजें प्रिमिटिव हो जाएगी, राइट, साधारण हो जाती है। समय में आगे देखना चाहिए, राइट। ये एक माइंडसेट होना चाहिए कि माइंड फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, हमें तो एआई की बात करनी चाहिए। तो पहले टाइम पे आते हैं। टाइम लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है भारत के लिए। आप युगों में विश्वास नहीं रखते हैं, फिर भी प्रकृति को अगर आप देखेंगे हर चीज चक्र में है, राइट, सब कुछ घूम रहा है। जहां डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहां से सृजन हो रहा है। जो कॉम्पोस्ट है, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, कोई सड़ी गली चीज, उससे पौधे उग जाते हैं। जहां पर डिस्ट्रक्शन है वहां पे सृजन हो रहा है, तो जहां पर समाप्ति है वहां से एक नया स्टार्ट होता है। तो ये लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है। तो वेस्ट और ईस्ट में जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है टाइम का। हमारा टाइम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, हमारा टाइम सर्कल में है। तो इसका मतलब दो चीजें होंगी, जो हम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो एडवांस हो, और जब पीछे जाएंगे तो जरूरी नहीं कि वो प्रिमिटिव हो, क्योंकि एवरीथिंग इज रिपीटिंग। फैशन रिपीट होता है, राइट। पौधे को आप देख लो, पतझड़ होती है, और वही पतझड़ के पत्ते डिकम्पोज होते हैं, ह्यूमस बनते हैं, और फिर वो प्लांट बन जाते हैं। तो हैरी पॉटर में जो फीनिक्स का बहुत लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगा कि वो पक्षी मरती है और उसी के राख से पक्षी का जन्म होता है। ये वेस्ट के लिए फिक्शन है, ईस्ट के लिए रियलिटी है। हमारी रियलिटी ऐसे ही है, सिर्फ जैसे हम कहते हैं आत्मा जो है कपड़े की तरह शरीर बदलती है। तो कोई लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई पुरानी बात होगी तो ये नहीं मान के चलना है कि बड़ा प्रिमिटिव होगा, क्योंकि अभी मैं एक श्लोक दिखाऊंगा उसी पांडुलिपि से, जिसमें एग्रीकल्चर में वो काम आज तक नहीं हुआ है, बट एक श्लोक है। अब ये जो श्लोक है इसका अर्थ भले समझ में ना आए, लेकिन इसमें एक जो शब्द है वो है कि पेड़ पे जब बिजली गिरती है, लाइटनिंग, उसके बाद पेड़ की क्षति हो जाती है, उस पेड़ को ठीक करे, उसके लिए ये श्लोक है। तो अभी हमारे पास पेस्ट मैनेजमेंट है, कीड़े लग गए, तो उसके लिए आपके पास पूरा डिपार्टमेंट है, आप उसकी पढ़ाई करते हैं। लेकिन बिजली गिर जाए, अब इससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्या हो सकता है एक पौधे के लिए कि उसके ऊपर बिजली ही गिर जाए। उस पौधे को वापस से जीवित कैसे करना है, उसका ये श्लोक है। तो ये बॉटनिकल लाइब्रेरी से जब आई 20 साल पहले, तो वायल लेने, यशवंत नेने सर ने उसको लाया। फिर पंतनगर यूनिवर्सिटी, जहां से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है भारत की, वहां पर उन्होंने टेकअप किया। तो पहले तो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब होते होते तो ये एकेडमिक वर्क था। तो मुझे ये वर्क दिखा, और इसी बुक को एक्चुअली मैंने 4 साल पहले टेकअप किया था कि इसको एकेडमिक परस्यूट या म्यूजियम की तरह हम क्यों ट्रीट कर रहे हैं, राइट। मतलब कोई ऐसा नॉलेज जो आज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए रेदर देन प्रिजर्विंग इट। तो एंटिक्विटी वेस्ट का यही काम है, चीजों को बहुत प्रिजर्व करते हैं। बहुत पुरानी मंदिर है तो उसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह बना दी। हम मंदिर को देखेंगे तो हम पूजा स्टार्ट कर देंगे, राइट। उसको लाइव करना जरूरी है। पीछे स्लाइड्स में आएंगे, और पीछे, यस, हाँ। तो ये चरक संहिता से एक मैंने श्लोक, उसका एक फ्लो चार्ट है कि बीमारियां जो है वो कहां से आई, ठीक है। तो सतयुग का जब एंड होता है तो समृद्धि आती है। समृद्धि आती है तो उसका एक निशानी होता है कि आदमी फिजिकल एफर्ट नहीं ले पाता है, राइट। वो मोटा हो सकता है, वो चलने में डिस्कंफर्ट हो सकता है, वो क्या करेगा? जो फिजिकल मेहनत नहीं कर सकता वो करेगा संपत्ति संचय, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करेगा, क्योंकि अब वो एफर्ट नहीं लगा सकता, शायद वो बीमार हो रहा है। तो
संपत्ति संचय जब होगा तो सबका बराबर नहीं होगा, भाइयों में भी किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो प्रॉपर्टी जब अलग होती है तो वहां पे जन्म होता है लोभ का, क्योंकि किसी के पास होगा, किसी एक के पास नहीं होगा। लोभ से ईर्ष्या, ईर्ष्या से द्रोह, द्रोह से काम, क्रोध, भय, चिंता, फिर आगे आगे द्वापर में जो है ज्वर का, जो माइक्रोबियल डिजीज है उसका एंट्री होता है, जो हम जहर की बात करते हैं, विषों की बात करते हैं। और कलयुग की जो सबसे खास बात है कि इसका हवा पानी सब अशुद्ध हो जाएगा। ये बाकी तीनों युगों में नहीं था, मतलब इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है। और एक खास बात थी कि जो औषधि है वही दूषित हो जाएगी कलयुग में, जो दवाइयां हैं वही दूषित हो जाएगी। ये चरक संहिता में लिखा हुआ है। तो औषधि दूषित हो जाएगी, इसको ठीक कैसे करेंगे? मतलब औषधि आ रही है जड़ी बूटियों से, तो उसके लिए जो ग्रंथ है वो है वृक्ष आयुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सारे ग्रंथों के नाम हैं, जिसको एक्चुअली मैंने ये मंगाया एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन, पहले हैदराबाद में थी, अभी पंतनगर बेस्ड है। ये सारे ग्रंथ ओनली ऑन एग्रीकल्चर है, और इसके अलावा ऑलरेडी बहुत सारे ग्रंथ है, बट इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो अभी तक एग्रीकल्चर में कोई काम ही नहीं हो रही है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। पीछे तो ये जो गौशाला की फोटो आप देख रहे हैं, ये है अलायन, 150 किलोमीटर फ्रॉम दुबई। और ये कैसे संभव हुई? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेद एंड वृक्ष आयुर्वेद, इसको जब हमने मिलाया तब ये संभव हुई। अब ये क्यों हो पाई इसको मैं बताता हूं। जो अभी की मेडिकल साइंस है वो मॉलिक्यूलर अप्रोच पे, राइट, मॉलिक्यूल्स पे है। तो इट्स वेरी मच प्रिसीजन हेल्थ केयर सिस्टम। आयुर्वेद इज बेस्ड ऑन वात, पित्त एंड कफ, और उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ सिस्टम अप्रोच। वो सिस्टम पे बात करता है। आयुर्वेद प्रिसीजन पे बात नहीं करता। अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद ऐसी दवाइयां बनाएगा जिससे पूरी बॉडी ठीक होगी, सिर्फ किडनी नहीं ठीक होगी, राइट। तो इसलिए उसका इफेक्ट स्लो होगा, बट वो सिस्टम पे वर्क करता है। तो एग्रीकल्चर या गौ पालन अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम नहीं देख रहे हैं, वहां की माइक्रो एग्रो क्लाइमेटिक जोन को हम देख रहे हैं। अगर वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस है, सॉइल में कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ ऐसा माइक्रो क्लाइमेट बना सकते हैं क्या जिससे वहां पर गौशाला बना सके या कृषि कर सके। तो जिम्बाब्वे के एक साइंटिस्ट हैं एलन सावरी, तो साउथ अफ्रीका के हैं, तो 100 साल भी नहीं हुए, बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब आई थिंक 50-60 ईयर्स एगो। उनको लगा हर्बीवोर जंगल साफ कर देते हैं, जो जानवर हैं वो जंगल खा रहे हैं तो जानवरों को मार दो। वेस्ट का क्या अप्रोच है? इफ देयर इज सम प्रॉब्लम उसको हटा दो। हार्ट में प्रॉब्लम है, पेसमेकर लगा दो, उसको ठीक मत करो, राइट। तो उन्होंने सबसे बड़े हर्बीवोर हाथी को हटा दिया। तो 40,000 हाथियों को 50 साल पहले साउथ अफ्रीका में मार दिया गया। ये बहुत पुरानी बात नहीं है। उसका अलग पर्पस हो सकता है कि हाथी के दांत का बिजनेस करना हो, इसलिए पॉलिसी बना दी गई। लेकिन हुआ क्या, उससे जंगल और सूखने लगे। अब ये वेस्ट की परिधि से बाहर था कि हमने प्लांट्स को खाने वाले जानवर को अगर हटा दिया तो फॉरेस्ट कैसे घट गया। तो उसकी रेप्लेनिशमेंट के लिए उन्होंने सोचा कि अब हम हाथी को तो ला नहीं सकते दोबारा, क्योंकि लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, भारी चीज है, 40,000 हाथियों को वापस नहीं ला सकते। तो उन्होंने क्या किया, गायों को लाया। तो उन्होंने पहली बार साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो एक्चुअल साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, पहले ऑब्जर्व करना, रेदर देन आप डिसीजन पे पहले पहुंच जाओगे दिस इज द प्रॉब्लम, इसको हटा दो। तो उन्होंने 50 गायों को छोड़ दिया और बस उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो काऊ डंग है वो जमीन पर गिरता है और 5 दिन में गायब हो जाता है। गायब क्यों होता है? क्योंकि टर्माइट्स आते हैं, अर्थवॉर्म आते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको कंपोस्ट बना देते हैं और धीरे धीरे वो मिट्टी बन जाती है। उसके बाद उन्होंने देखा कि उसमें एक स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है जो बढ़ रहा है सॉइल में। वो बैक्टीरिया क्या होता है मैं बताता हूं। बारिश जो है सिर्फ इवापोरेशन होके, बादल बन के, बादल ठंडा होके बारिश नहीं बनता है। पहली बारिश में बर्फ गिरती है। वो क्यों गिरती है? क्योंकि एक बैक्टीरिया है जो उसके आइस न्यूक्लिएशन टेम्परेचर हम बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, जो उसको रिड्यूस करता है, जिससे बारिश होती है। मतलब सिर्फ केमिस्ट्री या फिजिक्स काफी नहीं है, बायोलॉजी भी चाहिए होती है बारिश के लिए। सिर्फ रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है क्योंकि बैक्टीरिया, सॉइल चाहिए
जैसे पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है, वैसे नेचर चाहिए नेचर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो गाय है उनके इंटेस्टाइन से वो बैक्टीरिया बढ़ रही है और धीरे 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 बारिश स्टार्ट हो रही है और फिर जंगल वापस से रेजुविनेट हो गए। मतलब गायों को रख दिया सिर्फ और जंगल वापस से रिक्रिएट हो गए, एफोरेस्टेशन हो गया। तो वहां पर एक आउटकम क्या निकला, जिसको हम बोलते हैं ना गाय हमारी माता है। तो वहां कैसे आया, क्योंकि सिविलाइजेशन तो रिवराइन होती है, नदी के दाएं बाएं ही सिविलाइजेशन हो सकती है। ये पूरे भारत में कहां से आ गई, तो जहां जहां कैटल गए वहां वहां सिविलाइजेशन स्प्रेड होता गया, क्योंकि वहां वहां सॉइल बनती गई, और जहां जहां सॉइल बनती गई वहां प्लांट्स आ गए। तो गायों को जैसे ही हमने लाया तो वहां सॉइल बनने लगी, और इस जगह पर आप जाओगे तो आपको लगेगा भारत आ गया, क्योंकि जो सुगंध है मिट्टी का, भारतीय मिट्टी का सुगंध आता है। तो मिट्टी बदली गाय आने से, और फिर वहां पर जो है कृषि हम लोगों ने वहां पर, पिक्चर नहीं है यहाँ पे, बट वहां पर हमने ग्रीन हाउस जैसा शेडनेट यूज करके अब वहां वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो सिर्फ गाय आने से पूरा जो माइक्रो क्लाइमेट है वहां का, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। और ये जो घी है यहाँ की, यही अबू धाबी जो टेम्पल है वहां पे, उस टेम्पल में यहाँ की घी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। दीज आर टेक्निकल लैंग्वेज जो हमने आयुर्वेद के प्रिंसिपल को निकाल करके मर्ज कर दिया फॉर प्लांट्स, क्योंकि आयुर्वेद को बहुत समय तक ये कहा गया दिस इज स्यूडो साइंस, राइट। अब स्यूडो क्या होता है कि एक ऐसा सिद्धांत जो कहीं कहीं काम करता है बट हर जगह वो काम ना करे। तो अगर आयुर्वेद इज एक्चुअली अ साइंस, तो ये पौधे पे भी काम करेगा और जानवरों पे भी काम करेगा। तो जो गज आयुर्वेद आपने देखा या पशु आयुर्वेद आपने देखा, तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ आयुर्वेदा। और ये पुराने नॉलेज सिस्टम का जो कॉन्टेम्पररी रेलिवेंस है वो आप जान सकते हैं कि ये सिर्फ म्यूजियम की तरह उस मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रीट नहीं किया गया, बल्कि उससे एक्सट्रैक्ट करके वी एज अ कंपनी, मतलब हमारी कंसल्टिंग फर्म है जो हम ऐसे काम करते हैं, तो वो सारा जो ज्ञान है उसका जो पूरा जो रूट है वो है दैट संस्कृत टेक्स्ट दैट इज कॉल्ड वृक्ष आयुर्वेद। एंड दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन जो उस ग्रंथ में मिलता है। वन ऑफ द फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर जो बायो एनहांसर है, ये सिर्फ एक सॉल्यूशन मतलब काफी है फ्लोरिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, ऑर्चर्ड ग्रो करने के लिए, कुछ भी आप ग्रो करना हो ये सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए एग्रीकल्चर के लिए वो सब कुछ है इसमें। मतलब अभी जो हम कहते हैं कि एक एंजाइम है, ये बूस्टर है, ये मेन फर्टिलाइजर है, ये कॉम्पोस्ट है, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। ये एक है सिर्फ जिसपे इस साल से पीएचडी थेसिस भी आ रही है। ये जो है फॉर्मूला जो हमने कुड़प जल, कुड़प मतलब होता है दुर्गंध संस्कृत में, फाउल स्मेल। इसको जब बनाओगे तो गंध बहुत आएगी ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये फर्मेंटेड लिक्विड है, और इसी, अगर सुभाष पालेकर जी का आपने नाम सुना है, तो पहले 4 को ही यूज करके वो कृषि रत्न बन गए भारत के। मतलब इस 10 में से ये जो 4 इंग्रेडिएंट है यही महाराष्ट्र में यूज होती है, बाकी 6 नहीं यूज होती है। नाउ ये ग्रंथ मिलने के बाद ये जो पूरा है ये कंप्लीट होता है। ये 10 को आप मिलाओगे, देन जो हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, नेचुरल फार्मिंग में हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो केमिकल फार्मिंग को कैसे छोड़ सकते हैं, वो सब कुछ का जो सॉल्यूशन है वो इसमें है। दीज आर फ्यू श्लोक जिसका हमने जब अर्थ निकाला तो उसमें एक है हेल स्टॉर्म इंपैक्ट रिकवरी। बर्फ गिर गए, ओले पड़ गए खेत में, उस समय पौधे के साथ क्या करना है। ये मॉडर्न एग्रीकल्चर में ये सारे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आउट ऑफ सीजन फ्रूटिंग, आम चाहिए अभी ठंडे में, उसको कैसे ग्रो करना है नेचुरल प्रोसेस से, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करके। सीडलेस फ्रूट, इसके भी श्लोक हमें मिले। बीज को कैसे गायब करना है। प्रोलॉन्ग फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग, हमने ये टमाटर पे किया था कि 9 महीने 10 महीने तक टमाटर पेड़ से निकल ही रहा था। ये जो हम अभी फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सोचना चाहिए कि 2 महीने की क्रॉप है, 3 महीने की क्रॉप, उसको 8 महीने तक तो हम ले जा सकते हैं। ये भी आपको श्लोक मिलता है। स्वीटनेस पे मैंने बात की, जो मिठास है फलों की उसको वापस कैसे लाएं। एंड कन्वर्टिंग अ ट्री इनटू अ क्रीपर, जैसे बोनसाई का हम अभी जानते हैं कि उसको टाइनी आप रेप्लिका बना लेते हो, लेकिन क्रीपर में ही चेंज कर देना ट्री को। ये जो है आपका ये ड्वार्फिंग अ प्लांट, ये भी श्लोक, ये श्लोक संख्या मैंने दे दिया है, उसमें जो है वृक्षायुर्वेद ग्रंथ में ये सारे, तो ये पार्ट ऑफ अभी वैलिडेशन रिसर्च अभी चल रहे हैं। सो दीज आर वेरी काइंड ऑफ अ नॉलेज सिस्टम जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एंड
जो फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड प्रोडक्ट जाएगा आफ्टर योग एंड आयुर्वेद इज एग्रीकल्चर डूइंग इन इंडियन मैनर. भारतीय वे ऑफ डूइंग जो एग्रीकल्चर है वो जाएगी जो थर्ड काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर द वर्ल्ड. नेक्स्ट स्लाइड. एंड दिस इज द टेक्स्ट जिसमें मैंने ये पूरा, सर ने जैसे कहा कि स्क्रिप्ट की समझ, देन लैंग्वेज की समझ, देन डोमेन एक्सपर्टीज, देन इंटरेस्ट, ये चारों आप मिलाते हो तब जाके वो आता है. तो वायल लेने सर की टीम ने, एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन ने स्क्रिप्ट वाला काम, लैंग्वेज वाला काम ऑलरेडी कर दिया था. हमारा सिर्फ काम था कि हम लोग जो ऑलरेडी हम लोग 8 साल से कर रहे थे कि जितने स्कूल ऑफ थॉट है फार्मिंग के थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसको हमने एक जगह रखा. वो सारे जो आपके वृक्षायुर्वेद मिल जाते हैं. जर्मनी की जो सर ने बात की वहां बोलते हैं बायोडायनेमिक फार्मिंग, वो कृषि पराशर की है. एग्रीकल्चर जो मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो फादर बोलते हैं एलन हार्वर्ड को, उन्होंने 28 साल बिहार में समय बिताया था और वहां से सारे रिपोजिटरी बना करके फिर उसको वो अपने देश ले गए और वहां पर वो कहलाते हैं या बाकी लोगों के लिए फादर ऑफ एग्रीकल्चर. तो ये सारे जो रेफरेंसेस हैं आपको हमारे ग्रंथों में मिलते हैं. वो बात है कि वो संस्कृत, देन ट्रांसलेशन एंड देन डोमेन एक्सपर्टीज. आपको एग्रीकल्चर की समझ है तभी वो टेक्स्ट जो है वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ वो आती है. मैं झारखंड से आता हूं, तो अगर पॉलिसी बनाई जाए, एक 5 साल की पॉलिसी है इकोनॉमिक पॉलिसी, और अगर मैं बोलूं 1000 साल की पॉलिसी बनाना है, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा पता है? सबसे पहला डिफरेंस आएगा कि अगर माइंस को हम देखें, कोयला है, आप एक्सट्रैक्ट करो करो करो, खत्म हो जाएगा. 100, 200, 400, 500 खत्म होना है. बट बीज आप डालते हो पौधे का या फसलों का, वो 100 बीज में बदल जाता है. राइट? एक बीज डालते हो वो 100 बीज में बदल जाता है. और 10,000 साल करो, 20,000 साल करो, आप रिपीटेडली कर सकते हो. तो 1,000 साल की अगर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाओगे तो एग्रीकल्चर बहुत आगे आ जाएगा. बट उसमें पॉइंट है कि सॉइल मेंटेन करना है, तो वहां पर कैटल आ गया. और जीडीपी का आप जो बोल रहे हो ना, वो मेट्रोलॉजी का प्रॉब्लम है. जीडीपी कुछ और मेजर करती है. जैसे मैं बताऊं, जनरेट कर आज मतलब अगर देखा जाए, नहीं, भारत में ये पहले राजस्थान में हमने 50 डिग्री पे किया एंड देन दुबई के 50-55 डिग्री में वो कॉपी किया. राइट? अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये अच्छा एक बिजनेस आइडिया भी है. आप एनजीओ भी चला रहे हो, तो आपके साथ साथ एक इनकम जनरेट करने का भी फायदा भी तो होता है कि आप मतलब दुबई में जाके अपना एनजीओ चला रहे हो. मतलब हम सबको पता है एनजीओ अच्छा है वो, बट दुबई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बिजनेस आइडिया नहीं, इकोनॉमिक्स का वो प्रिंसिपल है. मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट को वहां ले जाना चाहिए. पहला बात, प्रोडक्ट को वहां ले जाना चाहिए जहां पर उसकी वैल्यू हो. पता है हम घी को कितने में वहां सेल करते होंगे? दिरहम में सेल करते हैं. तो 1 केजी घी 25,000 रुपए में वो खरीदते हैं. ठीक है? तो मेन फार्म राजस्थान में भी है, वहां पर 10 किलोमीटर का पूरा एरिया है, बॉर्डर एरिया है. तो घी बनती है यहाँ पे और वो लेते हैं वहां पे. जब उन्होंने देखा कि ये इतनी अच्छी चीज है तो उन्होंने बोला यहां पर आप ओपन करिए. मतलब हम क्यों लॉजिस्टिकल प्राइस दे वहां से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑल सब कुछ. तो ऑब्वियसली वो इंडिया में तभी आएगा. पहले आप वेल्थ जनरेट करते हो. राइट? कॉन्सेप्ट को आप सिंपली करोगे तो वो कॉन्सेप्ट से नहीं होगा. आपको सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ. तो वो जो पैसा है वही पैसा हमें मिलेट ग्रो करने के लिए झारखंड में वो फिर हम री इन्वेस्ट करते हैं. तो इट्स लाइक बेचना वहीं चाहिए जहां उसकी कद्र हो. राइट? 25 दिरहम ह्यूज अमाउंट होता है. तो रुपीज. हाँ, तो आप जब उसे वहां पे सेल करते हो, जो उसका जो इनकम जनरेट होती है, तो वो वहीं खर्च करते हो या यहाँ आके खर्च करते हो? यस. देखिए, जो भारतीय वे ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें गाय आप रख रहे हो तो नंदी का भी जन्म होगा, बूढ़ी गाय भी होंगी. ठीक है? तो एक बिजनेस मशीन की तरह देखने पे क्या है कि गाय जब तक दूध दे रही है रखेंगे, बाकी हम सेल कर देंगे. या अगर बछड़े का जन्म हो गया तो उसको मार दो या हटा दो. तो इतना वेल्थ से क्या होता है कि गाय अपने परिवार का खर्चा उठा पाती है. मतलब हम नॉन प्रोडक्टिव काव 10 गाय और रख सकते हैं जो दूध ना दे रही हो. राइट? तो वो 25,000 जो है वो पहले तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है गाय के परिवार में, क्योंकि वो पैसा उसके परिवार ने कमाया है. राइट? वो मशीन नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द वेल्थ 80% तो आप समझ लो कि गौ पालन में ही जाता है. हम दूध बढ़ाने का प्रयास भी नहीं करते. अगर 2 ही लीटर दे रही है तो सही है, उसको 10 लीटर नहीं करते. राइट?
तो एफिशिएंसी मॉडल नहीं है हमारा, तो वो वेल्थ वहां पर ज्यादा सबसे पहले वहां जाता है, देन स्टाफ पे जाता है। क्योंकि जो गौपालक, जैसे गुर्जर जो हम जानते हैं, जो जाति है गौपालक के, अगर वो 1000 साल से गाय पाल रहे हैं तो कितना भी स्किल डेवलपमेंट कर लो, 4 साल में कोई गाय पालना नहीं सीखेगा। तो उनको ढूंढना जो गरीब हो चुके हैं बट हजारों साल की स्किल सेट है, उनको आप डिप्लॉय करोगे तब जो गौ पालन है। 2 लोग हम लोग जो डिप्लॉय किए 100 गायों को देख लेते हैं, वो गाय की कान की नाड़ी पकड़ के उसकी बीमारी बता देते हैं। ये उनके पूर्वजों का नॉलेज है। थैंक यू, थैंक यू। We proceed. Thank you so much, sir. The session has been indeed very interactive.